हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं आज की इस लाइव क्लास में। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आज के इन क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइमर नहीं होगा, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने। कक्षा में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने। मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन, सेमेंटिक नॉइज या फिर पार्टिसिपेटरी एनवायरनमेंट। ये प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैंने बेस बनाया हुआ है, तो जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में मान लीजिए हम क्लास कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमें फीडबैक नहीं मिल पा रहा है या मिलने में देर हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेमेंटिक नॉइज। कक्षा में शब्दार्थ शोर की विद्यमानता के कारण प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक में विलंब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विषयता यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता की निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों के सामने, आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 और सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक यानी पराभाषिक। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉन कंटेंट बिहेवियर सच एज रेट ऑफ स्पीकिंग लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन peculiarities are referred to as extra linguistic. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करना शुरू करिए अब। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कम्युनिकेशन से है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम। 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संप्रेषक यानी सेंडर में क्या आएगा? संवेदी अंग यानी कि सेंसरी ऑर्गेन्स। ठीक है, अग्राहक रिसीवर में मस्तिष्क हो गया, ब्रेन। मैसेज हो गया विद्युत चुंबकीय आवेग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस, और मीडियम हो गया केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करिए कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? फिजिकल नॉइज, सेमेंटिक नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज एंड नॉन सेमेंटिक नॉइज। क्वेश्चन नंबर 4, ये सोचो कि यहाँ पर एग्जाम चल रहा है और ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। संप्रेषण के प्रभावी होने से प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश को प्राप्तकर्ता पूर्ण रूप से समझ सकता है। यानी अगर हमारे पास डायरेक्टली अच्छे से मैसेज पहुंच गया तो हम क्या करते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं। यानी इफेक्टिव कब होगा? जब हमारा फीडबैक हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो कौन से हैं?
फिजिकल नॉइस हो गया, ऑप्शन नंबर बी सेमेंटिक नॉइस हो गया, और ऑप्शन नंबर बी सी साइकोलॉजिकल नॉइस। उसके अलावा शब्दार्थ संबंधी शाब्दिक शोर, उपकरणीय शोर, ये सारी चीजें आती है। क्वेश्चन नंबर 5, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके सामने। आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर रीजनिंग, TEF UGH WKL के बीच में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी VIJ, यानी +1 +2 या +2, यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो बढ़ता जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग, यानी एक पैटर्न को आपको फॉलो करना है और उसी पैटर्न से आगे बढ़ते जाना है। T से U की तरफ आए, E से EG की तरफ आए, सेम वही पैटर्न से हम आगे वाला निकालेंगे। सही आंसर सी VIJ। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर क्या होगा? आज क्वेश्चन 50 के अराउंड है भावना, ठीक है, तो पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। यहाँ पर ये क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए एग्जाम में। इनमें से किस वर्णात्मक सांख्यिकी मान से लिए गए विचलन का योग सदैव कैसा होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए मीन यानी कि मध्यमान। सांख्यिकी में मध्यमान यानी मीन से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है। इस प्रकार मध्यमान या वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग भी सदैव न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7, जब दोनों आधार वाक्यों का उद्देश्य और विधेय समान है किंतु उनकी मात्रा भिन्न हो तो इसको किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है उपश्रय, यानी कि सबऑल्टर्न। जब हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं तो कॉन्ट्रेरी संबंध यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में होता है, लेकिन ये जो सबऑल्टर्न की बात की है, ये पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये होता है इनका संबंध सबऑल्टर्न का। सेम ऐसे ही निगेटिव निगेटिव का संबंध उपाश्रयी होता है। इसमें क्या होता है, दोनों आधार वाक्यों का उद्देश्य विधेय समान होता है लेकिन जो मात्रा होती है वो भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले भाई जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी, हमारे होम सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम, ये क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर मेंशन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 8, आंसर करना शुरू करिए अब। यहाँ पर पेपर 1 देखो, पेपर 1 सबके में कॉमन आता है, ठीक है, चाहे फिर वो लॉ का पेपर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, पेपर 1 आएगा, सेम सिलेबस सब में आएगा, क्वेश्चन डिफर होंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करना शुरू करिए। इनमें से कौन सा विकी, विकी का मतलब क्या हो गया? विकिपीडिया से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 विकिपीडिया का उत्तम विवरण इनमें से कौन देता है? विकी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउजर से अपनी विषय वस्तु के प्रति भाग पर आशोधन की अनुमति देती है। विकी का अर्थ विकिपीडिया से है, जिसमें उपयोगकर्ता विषय वस्तु का अध्ययन कर सकता है, समय समय में उसमें परिवर्तन कर सकता है। विकी एक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउजर से अपने विषय वस्तु प्रति भाग पर आशोधन की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 9 किस सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी, द रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस 2012, रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012। संधारणीय विकास या सतत विकास से संबंध यूएनएसडी का आयोजन 20 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा जो अभी टेलीग्राम पर मैं शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 सतही ओजोन की निर्मित में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल? पूरा ऑप्शन पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पाठक जी आंसर करते जाइएगा, एग्जाम आ रहा है, नजदीक है बिल्कुल। तो ऐसे में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करिए, पीवाईक्यू एमसीक्यू। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है सतही ओजोन से इस बार भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसके निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सनलाइट और ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सतही ओजोन की निर्मित में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है सी न्यूपा।
याद रखिए न्यूपा का फुल फॉर्म इस समय आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा। भारत दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन प्रबंधन में क्षमता विकास शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? न्यूपा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन इस समय कंटिन्यू आ रहे हैं और सेम ऐसा क्वेश्चन अभी जनवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर में देखा गया। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर मैचिंग है, मैचिंग मिलाइए इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी लेक्चर मेथड के अंदर क्या आएगा? बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना। जैसे लेक्चरर आते हैं, आकर के आपको नॉलेज देकर जाते हैं, ठीक है, इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या हुआ? अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या है? विद्यार्थी विभिन्न क्रियाकलाप के साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। कोलैबोरेटिव, किसी कार्य पर सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसे हम कोलैबोरेटिव। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रिफर टू एज। क्लिनिकल इंटीग्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन या स्पेशल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है सी, सामाजिक एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि सेम टू सेम आए, हो सकता है कि कुछ डिफर कर दें। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे फेस करोगे? तुक्का लगाओगे, सॉल्व करोगे, ये करके बताना है आज आपने। क्वेश्चन नंबर 14, किसी नगर की जनसंख्या एक वर्ष में 5% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष में 5% की गिरावट, यानी पहले 5% बढ़ी फिर 5% की गिरावट आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कुल आबादी है 29,925, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर विराट ने कहा है ए, सुमन ने कहा है सी, चौहान जी कह रहे हैं सी। देखते हैं सही है कि नहीं। 14 का सही आंसर हो भाई बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पहले 5% बढ़ी फिर 5% की गिरावट आई। टोटल यहाँ पर जो जनसंख्या थी 2 साल के अंत में, 2 साल बाद थी 29,925। तो क्या करेंगे? 100 में +5 करेंगे जब वृद्धि हुई, घटाएंगे जब उसमें लॉस हुआ, कमी हुई। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको क्रॉस आप यहाँ पर कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा कि स्टार्टिंग में कितनी थी? स्टार्टिंग में थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 30,000।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देख लो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है, यही चीज रखनी है। सिंपल सा है, जितना ज्यादा आप इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ ये जो 100 है ना, इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से नहीं, 2 से होगा ही नहीं क्योंकि 5 है। 5 से करके देख लो डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां आपका कहीं ना कहीं नियर अबाउट आराम से निकलेगा। जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतने शॉर्ट में कर लो। 15 क्वेश्चन नंबर, ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सके तो इसे क्या कहेंगे? एक ऐसा वायरस जिसे कि यूजर इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सकता है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वॉर्म। ऐसा कंप्यूटर वायरस जिसे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, वर्म कहलाता है। वैम वर्म जो होता है, स्वयं प्रतिकृति फाइलें हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन जिसको कहते हैं, जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। यह एक वायरस के समान है। यह ईमेल, नेटवर्क आदि के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। अगला क्वेश्चन 16। अब भाई डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन तो आता है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम ले लीजिए सीधा सा। इन्होंने बोला क्या है, बाइनरी निकालना है। डेसिमल की संख्या आपके सामने है ही है, ठीक है। डेसिमल संख्या है ना यहाँ पे, इसको क्या निकालना है इन्होंने, बाइनरी में इन्होंने कहा कन्वर्ट करिए। सिंपल सा, अगर ना आए समझ में तो 75 का एलसीएम ले लीजिए, और वो भी ना हो पाए तो 1 2 4 जो मैंने आपको बताया था ना, जो हमने आपको बताया था 16 32 64, 64 के बाद क्या होगा 128। अब 128 से कम है, कितना है 75। तो 64 से तो ज्यादा है बट 128 से कम है, तो 64 में और कौन सा जोड़ेंगे यहाँ पे? 64 में क्या जोड़े हैं कि हमारा 75 हो जाए? जल्दी बताइए भाई, क्या जोड़े हैं? 8 जोड़ दें, और 8 9 10 जोड़ दें, तो कितना हुआ 74 हो जाएगा। और एक यहाँ जोड़ दे रहे, ठीक है ना। तो 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, जिस चीज को हम नहीं ले रहे उसको छोड़ देंगे, 0। तो 1 0 0 1 0 1 1। देखिए यही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यही निकाला था। 100 10 11, 100 निकला, 10 निकला और 11। ये जो मैंने आपको बताया था ना, वही चीज है। या तो आप एलसीएम निकाल लो, और या फिर डायरेक्टली आपको जो 1 2 4 8 16 32 उस एंगल से भी आप निकाल सकते हो। तो सही आंसर है डी, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर, स्वयं से जुड़ा हुआ आंसर करिए, पूरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इनमें से कौन सा है? यानी क्वाड्रेंट्स पूछे गए हैं। सिंपल सी बात है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 चतुर्थक,
सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई ट्यूटोरियल। 4 चतुर्थक हो गए। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, असेसमेंट होता है और विमर्श मंच होता है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। स्वयं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नया नाम है एमओई, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, ये एआईसीटी द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। स्वयं को 3 आधारभूत सिद्धांत माने गए। कौन कौन से इसके आधारभूत सिद्धांत है? तीन तीन प्रिंसिपल है। पहुंच यानी एक्सेस, इक्विटी निष्पक्षता, और गुणवत्ता यानी क्वालिटी। ये चारों क्या है? 4 चतुर्थक है, यानी 4 क्वाड्रेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर करना शुरू करिए। सही आंसर पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता। वेरी गुड सोनल। चलिए, सही आंसर अनिल ने कहा है 8। सही आंसर भी है 8। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहला आएगा एनएपीसीसी का फुल फॉर्म। एनएपीसीसी का फुल फॉर्म जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। कब आई थी? 30 जून 2008 को आई थी। 8 मिशन है। अब क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कौन कौन से मिशन है, इनमें से 2 गलत ऑप्शन दे देते हैं, 2 सही ऑप्शन देते हैं। तो ये आठों के आठों आपको याद रखने पड़ेंगे। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु, और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। कब आया था? 30 जून 2008 को। क्वेश्चन नंबर 90, पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। ये समझो कि मेरा आज एग्जाम है और इसको कैसे सॉल्व करना है। नेशनल ग्रीन मिशन, बिल्कुल प्रिंसी। शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के महत्व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतः विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के बाद किस संस्था की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए आई यू, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। सेडलर कमीशन 1917 की सिफारिशों के अनुसार एआईयू यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस बोर्ड की स्थापना 1924 में शिमला में भारत के तत्कालीन वायसराय के निर्णय के अनुसार हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हर एक का एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ लेना, तो जो भी इंफॉर्मेशन है और साथ साथ आपको मिलती जाएगी। ठीक है, मैं भी बहुत शॉर्ट में आप लोगों को करा रही हूँ, आप लोग वहां से आराम से पढ़ सकते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20, satellite based educational TV channel, educational FM radio network, global initiative of academic networks, online courses। इग्नू द्वारा जो आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन। भाई इग्नू ने जो चैनल बनाया, जो एजुकेशनल चैनल, वो है ज्ञान दर्शन। तो उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया? सैटेलाइट बेस्ड शैक्षिक टीवी चैनल। क्वेश्चन नंबर 20,
इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन एक उपग्रह है, टीवी चैनल, सैटेलाइट से संबंधित है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये सेकंड ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पहली ओपन यूनिवर्सिटी आपकी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपकी जो ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन है वो इंदिरा गांधी। 21 क्वेश्चन नंबर, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21, याद रखिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, फिर वो चाहे स्टेटमेंट में हो चाहे फिर वो आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो। हैदराबाद में है, बिल्कुल रीमा, हैदराबाद में है। जो आपकी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1982 में बनी थी। वहीं इग्नू जो बनी यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। ग्रंथ सूची शोध कार्य में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों की सहायता करती है जो शोध रिपोर्ट में दी गई होती है। ग्रंथ सूची में शोध रिपोर्ट के अंत में लिखा जाता है, जिसमें कि पुस्तकें, पत्रिकाओं, वेबसाइट, अन्य प्रकाशनों की एक सूची होती है जो किसी न किसी तरह से अध्ययन के विषय के लिए प्रासंगिक होती है। 22 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, शोध डिजाइन शोध में किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। रिसर्च डिजाइन is specifically related to which of the following feature in research? क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर बिल्कुल सही आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। रिसर्च डिजाइनिंग की बात की है तो सैंपल सिलेक्शन हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान हो गया और डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना। ये तीनों चीजें किस में आती हैं, आपकी रिसर्च डिजाइनिंग में काम आती है। अगला क्वेश्चन 23, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने दिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 आप सभी के सामने, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था। हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, 8 तरीके की बताई थी। बहुबुद्धि या बहुल बुद्धि के सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया। इन्होंने कितने तरीके की बुद्धि बताई थी, 8 तरीके की। इसके अतिरिक्त अल्फ्रेड विडेट ने भी खोज की, एल थर्स्टन ने भी समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन 24, संप्रेषण से संबंधित सही प्रक्रिया का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 24, वेरी गुड। स्पेशल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिक, स्पेशल, यानी गार्डनर का कहना क्या था कि आप किसी भी तरीके से सीख सकते हो, है ना, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते समय सॉन्ग लगा लेते हैं, तो उनको क्या होगा, म्यूजिक के सहारे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ प्रकृति में रहते हुए चीजों को बढ़िया तरीके से सीख पाते हैं, तो उसी से ही रिलेट करता हुआ था हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर है सी। सबसे पहले क्या हो गया, जोखिम, सूचना, प्रोत्साहन और लास्ट में व्यवहार परिवर्तन। ठीक है,
सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया जहां दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। और सही है इसका एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, बिहेवियरियल चेंज। 25 क्वेश्चन नंबर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 आपने कहा है बी, सही आंसर है सी। एनओएस कंट्रोल पेरिफेरल एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना कोई कंप्यूटर केवल एक अनियंत्रित मशीन मात्र होता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, और यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है ये। 26 क्वेश्चन नंबर, कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण प्रक्रिया शुरू कर देता है? क्वेश्चन नंबर 26, बॉम्ब, ट्रोजन, स्पाईवेयर, लॉजिक बॉम्ब। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लॉजिक बॉम्ब। इनमें से कौन सा एक प्रकार का मॉलवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण प्रक्रिया शुरू कर देता है? लॉजिक बॉम्ब कोड का एक टुकड़ा होता है जिसे सॉफ्टवेयर में जानबूझकर डाला जाता है। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब कभी कभी स्लैक कोड के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 27 क्वेश्चन नंबर, किसको किसको जेआरएफ लेना है? कौन ऐसा है जो सिर्फ नेट लेना चाहता है? पता है उसके लिए कितना परसेंटेज चाहिए, कितनी सुपर फास्ट तैयारी होनी चाहिए अपनी? हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरिट से सिलेक्शन होता है। हर एक के अकॉर्डिंग, हर एक सब्जेक्ट, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 किससे जुड़ा हुआ है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग डेटा अंतरण यानी ट्रांसफर के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। 27 का सही आंसर केवल पी सही है। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। भौतिक दूरी कितनी है, कितनी दूरी तक काम करता है? 10 मीटर से लेके 50 मीटर तक की रेंज में ये अधिक से अधिक 7 डिवाइसों में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लूटूथ हो गया, अगर लॉन्ग रेंज पूछा जाए तो वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जेआरएफ चाहिए ना, तो जेआरएफ के लिए फुल ऑन मेहनत करनी है। सारे क्वेश्चन कोशिश करिए कि सही होते जाएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम कम आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये रिवीजन टाइम है पूरा।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर है सी, यानी केवल 3 ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, एफएम रेडियो नहीं है। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम सैटेलाइट आधारित टीवी चैनल है जो इग्नू के द्वारा संचालित शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है डी, ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन यानी प्रागनुभव संप्रेषण। क्या होता है ये? अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का एक प्रमुख चरण है। ठीक है, साक्षात्कार, वार्तालाप, समाचार इत्यादि में अंतर व्यक्तिक संप्रेषण ही होता है, इंटरपर्सनल, जहां दो लोग हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30। मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 संख्याओं का औसत अगर मान लीजिए -20 है, कितनी संख्या है? 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 20 से। उनमें से इन्होंने कहा 3 संख्याओं का योग है 32, तो 5 का टोटल कर लो, फिर उसमें से देखो कि 3 का टोटल कितना निकल रहा है। 3 संख्याओं का योग है 32, आपस में क्या करो, इन दोनों को कर दो माइनस, तो आपका जो आंसर है ना वो निकलेगा। फिर क्या करना है, जितना भी आंसर आए, जो टोटल संख्या आए, उसमें आपको 2 से डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 करके देखिए। -66 होगा क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर -66, बिल्कुल सही। क्यों? 5 संख्याओं का भाई औसत है 20, फिर आया 3 संख्याओं का औसत, औसत निकाला है, उसको भी हम निकाल लेंगे, और लास्ट में जो 2 संख्या है उनका टोटल हमें पता लग गया 132, 2 से भाग देंगे तो -66। क्यों? क्योंकि माइनस में चल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31। आंसर करिए इस क्वेश्चन का सही। टीबी यानी कि 1 टेराबाइट मेमोरी किसके समान होती है? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 31। सही आंसर है सी, यानी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 केबी। 1 बाइट 8 बिट 1 KB, 1024 1 MB 1024 किलो। फिर गीगाबाइट हो गई, मेगाबाइट, टेराबाइट में 1024 3 बार आया किलोबाइट, 1 पेंटाबाइट बाइट 1024 टेराबाइट एक्साबाइट,
जेटा बाइट, योटा बाइट, हाईएस्ट कौन सी है? योटा बाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32, ये सीक्वेंस में भी मेमोरी लगाने को आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, बफरिंग हो रही, रिफ्रेश करो सोनम, क्या सबके में बफरिंग हो रही है? एक बार कंफर्म कर दो जरा। एक बार सब लोग जरा कंफर्म कर दीजिए, सबको ऑडियो विजुअल क्लियर है? राधा, आंसर देखो बेटा, क्वेश्चन देखो। लीकट 5 रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीकट स्केल। बिल्कुल, प्रत्युत्तर केवल 5 बिंदु पैमाने पर देना होता है। लीकट स्केल क्या होता है? सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल, एटीट्यूडनल स्केल विच इज अ सबमिटेड रेटिंग स्केल, क्या कहलाता है? लीकट। लीकट स्केल को हम लीकट मापनी के नाम से भी जानते हैं। थर्स्टन लीकट का पैमाना अधिक प्रसिद्ध है, किसके लिए? एटीट्यूडनल स्केल के लिए। इसमें विधि के आधार पर अभिवृत्ति मापने की रचना होती है, 5 बिंदु पैमाने पर देना होता है, समय श्रम की बचत होती है इस प्रयोग में, और यह विश्वसनीय विधि है। 33 क्वेश्चन नंबर, रिसर्च से क्वेश्चन है, ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल, कोहर्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर है बी, डबल ब्लाइंड। ऐसे अध्ययन जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक प्लासिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड वो अध्ययन है जिसमें ना तो प्रतिभागियों को और ना ही प्रयोगकर्ताओं को पता है कि कौन सा विशेष उपचार प्राप्त कर रहा है। यह प्रक्रिया अनुसंधान परिणामों में पूर्वाग्रह यानी बायसनेस को रोकने के लिए की जाती है। डबल ब्लाइंड अध्ययन विशेष रूप से मांग विशेषताओं, प्लेसिबो प्रभाव के कारण पूर्वाग्रह को रोकने के लिए उपयोगी है। सिंगल ब्लाइंड में प्रयोगकर्ता को पता होता है कि प्रतिभागियों को उपचार प्राप्त हो रहा है, जबकि प्रतिभागी अनजान होते हैं। तो डबल ब्लाइंड क्या है, सिंगल ब्लाइंड क्या है, ये दोनों ही चीजें यहां लिखी है। वही पैनल और कोहर्ट की बात करें तो ये क्या है? आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। डबल में दोनों को ही नहीं पता, ठीक है, दोनों को ही नहीं पता होता। सिंगल में क्या होता है? जो प्रयोग करता है उसको पता है, बट पार्टिसिपेंट को नहीं पता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का
आपने कहा है केस स्टडी, बिल्कुल सही है केस स्टडी। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाए तो उस प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर भी लागू हो तो उसे क्या कहेंगे, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गेट कीपिंग। आम संप्रेषण कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना विषय वस्तु का प्रक्रमण, जहां पर भी कम्युनिकेशन में फिल्ट्रेशन आ जाए तुरंत समझ जाओ कि गेट कीपिंग, यानी कौन सी चीज को कौन सी इंफॉर्मेशन में शेयर करनी है, कौन सी रोकनी है। तो आम संप्रेषण कक्षा में होने वाले संप्रेषण में जब हम प्रक्रमण यानी फिल्टरिंग का यूज करते हैं, गेट कीपिंग। पहली बार कर्ट लेविन ने प्रस्तुत किया इसका विचार 1890-1947 में, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन सी जानकारी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, यही चीज यहाँ पर वो फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 36। किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? गेटकीपर एज अ फिल्टर कम्युनिकेशन में। कर्ट लेविन, गेट कीपिंग 1860, बिल्कुल सही। 36 सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, याद कर लेना इसको। किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो राष्ट्रीय गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI में 8 प्रदूषक को शामिल किया गया है। PM10 और PM2.5 को सबसे खतरनाक माना गया है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, O3, CO, NH3, NO2, PB। इसके अतिरिक्त CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस। याद रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से वायु प्रदूषकों को, एयर पोल्यूटेंट को शामिल किया गया है वायु गुणवत्ता से रिलेट करते हुए। ठीक है, इसलिए इन सबको याद कर लेना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक किसको माना जाता है, तो 2.5 या PM10 को माना जाता है। ठीक है, इसमें किस तरीके से नंबरिंग दी जाती है, 1 to 100 दिया जाता है ना, रैंक के अकॉर्डिंग कि कैसा वहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के रूप में किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोहेरेंट थिंकिंग, जनरेट न्यू आइडियाज ऑफ इंटरेस्ट या क्रिटिकल थिंकिंग? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इसको कहा जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि लीक से हटकर चिंतन, बहुत सारा दिमाग में विचार आना। अगला क्वेश्चन 38, फिश बाउल ड्रॉ एक विधि है, किससे रिलेट करती हुई? क्वेश्चन नंबर 38। जिसको भी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो और क्वेश्चंस देखने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। पीडीएफ मिलेगा दिनेश, आप टेलीग्राम पे चेक करो, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पे होता क्या है, अभी क्विज स्टार्ट हो जाएगी 11 बजे। तो क्विज में क्या होता है कि जो हमारी पीडीएफ होती है आगे पीछे हो जाती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर आप नाम पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन, वहां पर आपको फाइल सेक्शन मिलेगी, वहां पर सारी की सारी पीडीएफ है। यहां तक कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर की बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन के लिए 3000 से ज्यादा फ्री पीडीएफ बुक अवेलेबल है, डेली बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर डी, रैंडम सैंपल। फिश बॉल ड्रॉ यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी रैंडम सैंपल से संबंधित है। फिश बॉल ड्रॉ में जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य का नाम या प्रत्येक सदस्य को आवंटित संख्या को समान कागज के टुकड़े पर लिख दिया जाता है, फिर उसे समान ढंग से मोड़कर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर उस बॉक्स से एक एक करके वांछित संख्या में आंख बंद करके या उस पर पट्टी बांध करके कोई व्यक्ति कागज के टुकड़ों को निकालता है और निकालकर प्रतिदर्श का चयन करता है। पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? रैंडम होती है, रैंडम सैंपलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 39, रीजनिंग का एक क्वेश्चन, आंसर करिए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाते हैं। इन्होंने कहा है अगर हम ई को 5 लिखेंगे, होटल को 12 लिखते हैं और बाम को क्या लिखेंगे? BALM। जल्दी से इस रीजनिंग का आंसर करिए। If E equal to 5, hotel equal to 12, how will you code BALM? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 15 से 20 सेकंड में आपको सॉल्व करने हैं। देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7। ई कितने, अगर हम अल्फाबेटिकली काउंट करें तो 5, 1 से हमने यहाँ पर क्या किया, एक ही है ना, ई एक है तो हमने एक से इसको डिवाइड किया। होटल के पूरे हमने अल्फाबेटिकल निकाल लेना है, 8, 15, 20, 5, 12, ठीक है, अल्फाबेटिकली जोड़ लो। और कितने यहाँ पे डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करेंगे 12। सेम ऐसे ही 4 है यहाँ पे वर्ड, 4 को लिखो नीचे, बी दूसरे नंबर पे है, ए एक नंबर पे, एल 12 नंबर पे और एम 13 नंबर पे। टोटल आया कितना? 28। 4 यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स हैं तो 7 यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने। जब कर्ता विधेय दोनों आधार वाक्यों के समान हैं पर वे गुणवत्ता मात्रा में भिन्न है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40, आपने कहा सब ऑल्टर्न। 40 का सही आंसर है सी, कॉन्ट्राडिक्टरी। जब सब ऑल्टर्न कब हुआ? जब सिर्फ मात्रा भिन्न है, बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ मात्रा भिन्न होती है उसमें, पर यहाँ पर गुणवत्ता मात्रा दोनों भिन्न है। तो दो वाक्यों के उद्देश्य जहां विधेय समान है किंतु परिमाण और गुण दोनों ही भिन्न हो तो ऐसी स्थिति में अंतर विरोध यानी कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध समझ रहे? विरोधाभास, जैसे कि आपका ए और ओ के बीच में होता है, सेम ऐसे ही ई और आई के बीच में।
किसमें डिफर है? व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमाइस इज सेम बट दे डिफर इन अ क्वालिटी एज वेल एज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अभी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है सिटी इंटीमेशन का। ठीक है, अभी सिटी इंटीमेशन का कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हाँ, क्वालिटी इंग्लिश में है, उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी आप अपने आप से अंडरस्टैंड कर लो, वहां थोड़ा सा वहां मिसप्रिंट है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी ई। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, ऑप्शन नंबर सी लर्निंग टू लर्न, और ऑप्शन नंबर ई लर्निंग टू लिव टुगेदर। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था जून 2024 में। 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 14 सदस्य थे। भारत की तरफ से कौन गए थे? डॉक्टर कर्ण सिंह। इस आयोग का प्रतिवेदन था लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को। 1996 में यह प्रकाशित हुआ। इसमें ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 42, रसगुल्ला भाई आंसर करो, एग्जाम देना है ना इस बारी। क्वेश्चन नंबर 41 और सॉरी 42 सही आंसर क्या होगा? परीक्षण के किस प्रकार के विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर, यानी एक स्टूडेंट के साथ में दूसरे स्टूडेंट का कंपैरिजन करना, किसमें? परफॉर्मेंस में। तो सही आंसर होगा नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस मानक संदर्भित परीक्षण में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। एक पाठ्यचर्या का परीक्षण एक निष्कर्ष निष्कर्ष जिसे निकट संदर्भित कहते हैं, सीआरटी। एक सामान्य वितरण जिसे मानक संदर्भित एनआरटी कहते हैं, जैसे एक मानक के संबंध में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने अभी आया नहीं है, आ सकता है आज रात 12 बजे के आसपास, क्योंकि जनरली इनकी नोटिफिकेशन रात को 12 बजे ही आती है। ठीक है, चलो भाई आंसर करो। असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति, from the list given below identify those which are called non probability sampling। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, रिसर्च स्टैटिक से भी कल हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आपको दोनों चीजें पता लगेंगी कि दोनों क्या हैं। ठीक है, रिसर्च स्टैटिक से भी जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया आपका, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सबसे भी जुड़ा आ रहा है, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन 43, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर 2 डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर 3 स्नोबॉल, और ऑप्शन नंबर 5 कोटा सैंपलिंग। ये कैसी है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी में विमात्मक, स्नोबॉल, कोटा, ऐच्छिक और सुविधाजनक, ये सब चीजें शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 44, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट।
देखो नॉर्म रेफरेंस जैसा कि आपने पूछा तो उसमें क्या है कि सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके स्कोर को मिला दिया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पर कौन किससे कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दो कैंडिडेट या कैंडिडेट जो क्लास में है उन सबका आपस में स्कोर के अकॉर्डिंग या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है कि उनका किस तरीके के यहाँ पर मार्क्स वगैरह आ रहे हैं या किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है, तो वो तुलना की जाती है नॉर्म रेफरेंस में। क्राइटेरियन में क्या होता है कि ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, यानी हर एक कैटेगरी के लिए मान लीजिए जैसे कि आप लोगों की एक मेरिट तय है कि भाई देखिए आपको इतना परसेंट तो लाना ही लाना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे सिलेक्शन होगा। तो जब हम किसी का ऑलरेडी हमें पहले ही हमें डिसाइडेड है कि इतना बेंचमार्क है या इतना स्टैंडर्ड है, उतना टारगेट हमें ले जाना है और उस टारगेट को पार करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्या कहा जाएगा कि हाँ वो सक्सेसफुली वो क्रॉस हो गए। जैसे एक नॉर्मल हम मान लें कि क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या हो गया कि जहां पे मान लीजिए 40% क्राइटेरिया रखा है यूजीसी नेट ने, ठीक है, मिनिमम 40%। ये 40% अगर आपने बेंचमार्क पार कर लिया तो यस आपकी अगर मेरिट बनती है तो आपका सिलेक्शन होगा, वो होगा सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस जो पहले से ही डिसाइडेड है। नॉर्म रेफरेंस क्या हुआ, जब हम आगे जा रहे हैं अब हम दो कैंडिडेट के बीच में तुलना कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है या उसको कितना परसेंटाइल आया है, तो वो चीज किसमें आती है नॉर्म रेफरेंस में। तो ये नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरियन रेफरेंस ये दोनों ही चीजें आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। 44 का सही आंसर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना अपनाया कब किया था, 16 सितंबर 1987 1987। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, एक मैचिंग है, आंसर करिए इस मैचिंग का। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 40% आपका यूजीसी नेट में कि भाई मिनिमम आपको 40% आना ही है तो वो सीआरटी हो गया। एनआरटी हमारा परसेंटाइल क्या आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग कौन आ रहा है, वो किस में आएगा आपका नॉर्म रेफरेंस में। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताते जाइए। आंसर करते जाइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 45 ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक, जैसा आपको पता है साथ मिलजुल कर किसी काम को करना, सहकारी हो गया, अधिगम एक दूसरे की सहायता, रचनात्मक ज्ञान के सृजक के रूप में टीम शिक्षण। टीम शिक्षण जैसे कि अभी आप समझ सकते हो कि जहां पर मिलजुल कर आपने देखा होगा मैराथन क्लास होती है, क्या होती है मैराथन क्लास होती है उसको, ठीक है ना, तो उससे संबंधित होता है ये। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 5। 1 कॉन्क्रीटनेस, ऑप्शन नंबर 2 कटसी और ऑप्शन नंबर 5 कोहेरेंस।
अच्छे संप्रेषण के माध्यम से एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन, शांति व्यवस्था को बनाए रख सकता है। मूर्तता जरूरी है, शिष्टाचार, सुसंगति, सुविचार, सत्यता, वास्तविकता। यानी जैसे आप लोग ये समझो कि जब आप क्लासरूम में जाते हो या एज अ टीचर अगर आपको कोई चीज देखनी है, आपको वही चीज लेकर चलना है। 47 क्वेश्चन नंबर। पीछे रह गए? नहीं भाई, पीछे नहीं रहना किसी ने, आगे आगे चलना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 47 है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 1800 में बिक्री कर 10% की हानि उठा रहा है। यानी उसने बेचा तो 10% की हानि उठाई। अगर उसे 10% लाभ कमाना है तो उसे कितने मूल्य पर उसको बेचना होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2200 पे। 10% की हानि उठाई, तो हमने क्या किया? 100 में, क्योंकि हम एक जनरल मानते हैं कि 100 है, ठीक है। मान लिया कि 100 रुपए है, तो 100 में 90, यहाँ पे क्या कहा? 10%, तो 100 में 10 को माइनस कर दिया तो कितना हुआ? 90। तो 1800 का 90 यहाँ निकाल लिया, परसेंटेज में कितना हुआ? 2000। यानी इसने जो है 2000 में बेची। इन्होंने कहा अगर हमें मान लीजिए 10% का मुनाफा करना है, तब हम क्या करेंगे? तो 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 2000, जो हमारी हानि हुई। 10% बढ़ा दिया, 110, निकालेंगे 2200। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2200। क्वेश्चन नंबर 48। ड्राइवर को हम 12 लिख रहे हैं, गवर्नमेंट को हम 20 लिख रहे हैं, बिलीफ को 16 लिख रहे हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 48। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। ड्राइवर कुल अक्षरों की संख्या 6, 2 से मल्टीप्लाई 12। गवर्नमेंट शब्द बनाने में लगे अक्षर 10, मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ में। बिलीव अक्षर की संख्या है 8, तो 8 दूनी 16 हो गया। बैट 3, यहाँ पे शब्द है BAT, 3 को 2 से, यानी सबके साथ में इन्होंने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो दुगना करा है, तो यहाँ सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, निवेदिता 6 बिल्कुल सही है बेटा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: इरिक एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, मेडलाइन ऑनलाइन जीवन विज्ञान बायोमेडिकल जानकारी का एक ग्रंथ सूची, एबीआई इन्फॉर्म एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50, इन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही कालक्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 अभी जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया एनटीए के द्वारा, अभी जनवरी 2025 में आया है ये। तो यहाँ पर ईयर सबके याद रख लेना, अगर सीक्वेंस में आया तो सीक्वेंस, अगर क्रोनोलॉजी में आया तो क्रोनोलॉजी, अगर मैचिंग में आया तो आपने मैचिंग में इसका आंसर करना है। किसमें करना है? मैचिंग में करना है, ठीक है। तो कलकत्ता 1857, पंजाब 1882, इलाहाबाद 1887, एसएनडीटी 1916, पटना 1917। क्वेश्चन नंबर 51, पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शुरू से अंत तक होने वाला जो चरण है न्यूक्लियर पावर में, बिगनिंग टू एंड जो भी चीजें प्रोसेस होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो लगाने हैं। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी, रेडियोधर्मी द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण, न्यूट्रॉन का मॉडरेशन, नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया, हीट रिलीज। ये जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने जनवरी 2025 का एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आपके में देखने को आया होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, गीता आज थोड़ा लेट हो गए भाई, अब कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी देख लो। 52, शिक्षण और सीखने के लिए वीडियो बनाने के लिए कौन सा उपकरण अधिक उपयुक्त है? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी एंड सी ओनली। बी यानी एड पजल, सी स्क्रीन कास्टोमेट्रिक। शिक्षण और सीखने के लिए वीडियो बनाने के लिए एड पजल, स्क्रीन कास्टोमेट्रिक उपकरण अधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 53, डिजिटल संचार के संदर्भ में कौन सिंप्लेक्स प्रकार के संचार का उदाहरण है? डिजिटल संचार के संदर्भ में कौन सिंप्लेक्स प्रकार के संचार का उदाहरण है? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स। जो जो यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिले, सुनने को मिले, उसको सर्च जरूर करो। गूगल, एंड्रॉइड फोन सबके पास है, ओपन सोर्स है, फ्री है। आप लोग अपने अपने एंड्रॉइड फोन में नेट है उसका यूज करो। जो आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है या जो चीज आपको लगता है कि नहीं भाई पहली बार सुनी है, तो उसको सर्च करो गूगल पे। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। सी, कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन। डी, कीबोर्ड से कंप्यूटर संचार। सिंप्लेक्स प्रकार के संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, रेडियो, टीवी, प्रिंटर, कीबोर्ड ये सब सिंप्लेक्स, बिल्कुल। वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स। वेरी गुड प्रिंसी। टेलीफोन, प्रतीक, वेरी गुड, फुल डुप्लेक्स। एग्जाम्पल में आ सकता है या मैचिंग में आ सकता है कि आपके सामने फुल डुप्लेक्स दे दिया जाए, सिंगल डुप्लेक्स दे दिया जाए, इस तरीके के मैचिंग में और उसके एग्जाम्पल। तो इनमें से कौन सा जल गुणवत्ता प्राचल के निर्धारण के लिए जार टेस्ट किया जाता है? पीएच, बीओडी, सीओडी और टर्बिडिटी। बीओडी और सीओडी का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? बीओडी और सीओडी का फुल फॉर्म। 54 का सही आंसर डी, टर्बिडिटी। अविलता के संदर्भ में गुणवत्ता प्राचल के निर्धारण के लिए जार टेस्ट किया जाता है। जार टेस्ट जल उपचार की एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है। यह अपशिष्ट जल के नमूनों पर रासायनिक उपचारों का परीक्षण करती है।
क्वेश्चन नंबर 55, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी बीओडी। वेरी गुड प्रिंसी, बिल्कुल सही जवाब। फिफ्टी फाइव का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्यभट्ट खगोल विज्ञान, कणाद परमाणु सिद्धांत, सुश्रुत शल्य चिकित्सा, नागार्जुन एल्केमी। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 38, 15, 24, 35, 48 के बाद क्या आएगा? सही आंसर देखिए 56 का ऑप्शन नंबर डी 61 आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर चलते जा रहे हैं, या तो ऑड नंबर से कर लो या उसमें भी आप ऐड कर सकते हो +2 अगर ऑड नंबर से डायरेक्टली निकाल लो तो 5, 7, 9, 11, 13, 15। अगला क्वेश्चन 57, ये क्वेश्चन इस बार देखने को आया था, इसलिए डालना जरूरी है कि अगर मान लीजिए सेम आ गया तो कैसे आंसर करेंगे। हेलो करीना, आंसर करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हालांकि अब हम लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो करना क्या है। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर आपके सामने ये जो मीन दिया हुआ है, जैसे कि 5 है ना, तो 5 का कर लो बेटा स्क्वायर, माइनस करो। किससे करना है माइनस? ये जो आपके सामने 61 है, तो 5 5 जो 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पर संख्या क्या है? 61 माइनस 25 कितना हुआ? 36 हुआ। अब इस 36 का अंडर रूट निकाल लो, आपके सामने आएगा 6 आंसर। सिंपल सा इसी तरीके से करना है। पहले की संख्या यानी जो मीन है उसका कर लो स्क्वायर, बिल्कुल प्रिंसी, उसका कर लो स्क्वायर, माइनस करो आपस में, और फिर जो आपके सामने जो डिजिट है उसका अंडर रूट निकाल लो। 57 सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 57 के बाद 58 क्वेश्चन नंबर बस कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर करो। कौन गूगल द्वारा विकसित प्रथम पूर्णतया मुक्त स्रोत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात ये किसी भी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क के लिए निशुल्क है। 58 क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन मिला था ना, अभी आ जाएगा तो कर लेंगे हम, अभी आगे अगर दोबारा एग्जाम में तो कर लेंगे, है ना। 58 का सही आंसर, जो कि आपका ओपन सोर्स है, प्रथम पूर्णतया मुक्त स्रोत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉइड। एंड्रॉइड विकसित प्रथम पूर्णतया मुक्त स्रोत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसी भी सेल फोन नेटवर्क के लिए निशुल्क है। 58 के बाद 59, चलिए एक और आंसर कर लीजिए, बस फिनिश करते हैं। एक शिक्षक एक लर्निंग मैनेजमेंट की तलाश कर रहा है जो कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सके और छात्र की परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सके। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त रहेगा? क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट आंसर है ए मूडल।
एक शिक्षक एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तलाश में है जो कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सके, छात्र की प्रगति को ट्रैक कर सके, तो उसके लिए है मूडल। 59 के बाद 60 क्वेश्चन नंबर आई थिंक लास्ट होना चाहिए। बुद्धायन, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त और विष्णुगुप्त, क्वेश्चन नंबर 60। जल्दी से फास्ट आंसर करते जाइए। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, बोधयान, सूत्र, नागार्जुन, रत्नाकर, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्पुत और विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र। तो 60 क्वेश्चन ये हुआ, 61 ये रहा भाई। किससे संबंधित है? यूजीसी के अध्यक्षों का काल क्रमानुसार यहाँ पर सीक्वेंस लगाना था। 61 क्वेश्चन नंबर। ये पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर मैं शेयर करूंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और होम सेक्शन पे भी लिंक है। डी आंसर सही है। माधुरी आशा, यशपाल, मनमोहन सिंह, जी राम रेड्डी और अमर टी एस देसाई, इन सीक्वेंस को पढ़ लीजिएगा, आएंगे। ठीक है, 61 के बाद चलिए यहाँ पर फिनिश हो गया है। जाने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, अपना फीडबैक देना है कि क्लास कैसे लगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन सर्च कर सकते हैं, फाइल सेक्शन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मिलेंगे कल। जाने से पहले भाई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि एग्जाम आ रहा है और ऐसे में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना बेस्ट है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू निविन, गीता, प्रतीक, बंशीधर एंड एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।